दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। हम पहले एक बार राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं अधिकतम। वर्तमान में 245 सदस्य चुने जाते हैं। 245 में से 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 4 क्षेत्रों से। तो पीछे बचे 233। 233 निर्वाचित होते हैं और 233 में से 4 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। तो पीछे बचे 229 राज्यों से निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। आज हम इसके कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है प्रेसिडाइंग ऑफिसर। प्रेसिडाइंग ऑफिसर यानी जो राज्यसभा या किसी सदन के कार्यों का संचालन करता है, जिसके ऊपर पूरा उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्यसभा या किसी भी सदन के कार्यों को सही ढंग से करवाए। उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। वो होता है पीठासीन अधिकारी। और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है सभापति। वर्तमान में हमारे जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन है? तो वो है वेंकैया नायडू। श्री वेंकैया नायडू हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। वेंकैया नायडू का नाम सुनते ही हमें दिमाग में आ गया होगा कि ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और हमने जब उपराष्ट्रपति को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का स्वतः ही सभापति बन जाएगा। कौन बन जाएंगे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। तो हमारे सभापति हैं वेंकैया नायडू। सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा की सभा की अध्यक्षता करते हैं, उसके पीठासीन होते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष बनते हैं, उसके सदस्य नहीं होते। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सदन होता है जिसके अध्यक्ष या जिसके पीठासीन अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो वह है सभापति राज्यसभा, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। यही अगर हम बात करें मतदान की, तो क्या इनको मतदान करने का अधिकार होता है सभापति को? तो ध्यान रखना, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, चाहे राज्यसभा के सभापति, दोनों ही सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते। लेकिन जब सदन में मतदान हो रहा होता है किसी प्रस्ताव पर, किसी मुद्दे पर, और वहाँ पर जब अगर बराबर के दोनों तरफ से बराबर के मत पड़े और कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा हो, तो निर्णायक मत देते हैं, सिर्फ निर्णायक मत। बाकी 50-50% अगर दोनों तरफ से मत पड़ जाए तो डिसाइडिंग वोट डालते हैं राज्यसभा के सभापति, निर्णायक मत डालते हैं सामान्य परिस्थितियों में। अब इनको जब हटाया जाता है, राज्यसभा के जो सभापति, इनको जब हटाया जाता है अपने पद से, तो वो उपराष्ट्रपति के रूप में हटते हैं। और जब इनको हटाए जाने का प्रस्ताव पे मतदान हो रहा होता है तब वो मतदान नहीं कर सकते। इनके हटाने के जो प्रस्ताव चल रहा होता है उसके समय उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते। हाँ, वो वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, वो बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से मतदान नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति की। कौन है उपसभापति? श्री हरिवंश। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना ही होगा, बस वही मिलता जुलता नाम है, श्री हरिवंश। हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं। उपसभापति का कार्य क्या होता है? उपसभापति जब सभापति नहीं होते तो उनकी जगह कार्य करता है, सिंपल सी बात है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही उपसभापति को चुना जाता है, बिल्कुल। और अगर हम यहाँ बात करें, अगर उपसभापति भी नहीं हो तो अब क्या होगा? तब कार्य को कौन देखेगा? देखिए, जब सभापति होते हैं तब उपसभापति एक सामान्य सदस्य के रूप में वहाँ बैठते हैं और मतदान करते हैं। सारे काम एक सामान्य सदस्य के रूप में होते हैं। और जब उपसभापति भी नहीं होते हैं, जब सभापति की जगह उपसभापति की जरूरत पड़े और उपसभापति भी नहीं हो,
तब क्या होगा, तब एक होती है उपसभापतियों की तालिका, कई जगह नाम आएगा उपसभापतियों की तालिका, तो वह सभापतियों की तालिका नहीं होती, ध्यान रखना, उपसभापतियों की तालिका। तो इसके अंदर 6 से 7 वरिष्ठ सदस्यों के नाम होते हैं, सीनियर सदस्य मेंबर जो होते हैं राज्यसभा को, उनके नाम होते हैं। वो लोग उपसभापति के न होने पर इनमें से कोई उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में उपसभापति श्री हरिवंश। फिर हम बात करेंगे गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख है आर्टिकल 100 में, 100 संविधान के 100वें आर्टिकल में गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख है। एक क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि एक अलग संख्या है 100। तो गणपूर्ति कितनी होती है? पहली बात तो गणपूर्ति होती क्या है? गणपूर्ति किसी सदन के न्यूनतम सदस्यों की वह संख्या होती है जो कि उस सदन के कार्रवाई के लिए आवश्यक होती है। यानी जब इतने सदस्य होंगे तभी सदन में कोई काम होगा, तभी कोई कार्रवाई होगी। तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है राज्यसभा में? अगर कोई कार्य करना है, कोई चर्चा करनी है, कोई बात करनी है, तो वो होता है सदन के सदस्यों की 10% संख्या। तो देखिए बिल्कुल ध्यान रखना, 10% और 100। कोरम का उल्लेख है आर्टिकल 100 में, और कोरम होता है 10% ऑफ हाउस मेंबर, 10% होने चाहिए। और हमने अभी बात की थी शुरू में, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य अधिकतम, तो राज्यसभा का कोरम होगा 25 मेंबर, 250 का 10%, 25 सदस्य होने चाहिए, जिसमें कि सभापति भी शामिल है। 25 के अंदर सभापति भी शामिल है। ये होगी कोरम की बात। और आर्टिकल ध्यान रखिए, 100 नंबर आर्टिकल पूछा जाए कभी तो सीधा नाम बात होगी कोरम की, गणपूर्ति की, जो कि है 10%। फिर बात करेंगे स्थानों का रिक्त होना। किन किन परिस्थितियों में स्थान रिक्त हो सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों बात हो जाएगी। तो अगर अलग सामान्य परिस्थितियों की बात करें, कुछ अलग परिस्थितियां जो होती है उसमें होता है वो राष्ट्रपति बन गए हैं, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन गया है, उपराष्ट्रपति बन गया है, राज्यपाल बन गया है, या फिर न्यायालय ने उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है, ये परिस्थिति हो सकती है। फिर इस्तीफा दे सकता है। फिर दल बदल आधार पर उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके सिवा अनुपस्थिति, अगर सदन का सदस्य अनुपस्थित है, कितना सवाल पूछा जा सकता है, 60 दिन, लगातार 60 दिन। अगर लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है कोई सदन का कोई सदस्य है, एमपी, तो वह सदन उस सदस्य की सदस्यता को निरस्त कर सकता है। यहाँ पर हम जो परिस्थितियों की बात करेंगे उनमें कई बार सवाल बन सकते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ राज्यसभा और लोकसभा में एमपी बन जाए, परिस्थिति एक साथ ही बन जाए, लोकसभा और राज्यसभा में भी चुन लिया गया और लोकसभा में भी चुन लिया गया, तो क्या होगा? तो उसके पास 10 दिन का समय है, 10 डेज है, 10 दिन है कि वह एक सदस्यता छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, फिर वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य बना रहेगा। दूसरी परिस्थिति, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य बन जाए, चुना जाए, पहले राज्यसभा का लोकसभा का बन गया है, या पहले लोकसभा का फिर राज्यसभा का बन गया है, तो क्या होगा? तब उसके जो पहले जिस हाउस का वो मेंबर था वह समाप्त हो जाएगी, और जब वो जिसके लिए चुना गया दूसरी बार, वो सदस्यता उसकी बनी रहेगी। पहले जिस हाउस का था वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर एक ही हाउस में, एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाए, एक व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बना है और 2 लोकसभा सीटों से अगर वो बन गया मेंबर, तो क्या होगा? तो उससे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे किस सीट पे रहना है। अगर वह डिसाइड नहीं कर पाता है समय रहते, तो उसकी दोनों ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अगर वह एक सदन में ही 2 सीटों पर चुना गया है। फिर बात करेंगे
वो लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया है और साथ ही साथ राज्य की विधानसभा में एमएलए चुन लिया गया है, तो क्या होगा? तो उसके पास 14 दिन का समय होगा, 14 डेज होंगे कि वो कोई एक सदस्यता छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर साहब एमएलए बने रहना आप, फिर वो एमएलए ही बने रहेंगे। तो 14 डेज होंगे उनके पास ये डिसाइड करने के लिए, नहीं तो फिर एमएलए बने रहने के लिए तैयार रहे। अभी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो लोकसभा के सदस्य थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो किसी भी राज्य की विधानसभा से सीट से उससे मेंबर नहीं थे, उसने चुनाव नहीं लड़ा था। वह एमपी रहते हुए सीधे मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर आप ध्यान देना कि वह मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा में जाके बोले थे और धन्यवाद दिया था सदन का, वहाँ पे बैठे हुए लोगों का, देश की जनता का, जबकि वो क्या थे? मुख्यमंत्री। फिर वो बाद में चुने गए थे राज्य की विधान परिषद से, ऐसा भी हुआ है। उसके सिवा 1999 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री चुने गए थे गिरधर, जो कि एमपी थे और मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में मतदान किया। एक तरफ तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो करके नाम था उनका, शायद 99 की बात है। एक तरफ तो थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उससे पहले वो थे लोकसभा के सदस्य। अब उन्होंने मतदान दिया। मतदान कैसे दिया? क्योंकि उन्होंने वो एमएलए तो चुने नहीं गए और ना ही उन्होंने वो सीट छोड़ी लोकसभा की। वह अगर एमएलए चुने जाते और उसकी शपथ ले ली गई होती उनके द्वारा, तो फिर वो वहाँ पर उस सदन में नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंस था। एमपी रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए उड़ीसा के, और वहाँ पर एज ए एमपी मतदान भी कर दिया। तो ये परिस्थितियाँ कुछ बन सकती है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की विशेष शक्ति की। विशेष शक्ति हमने शब्द क्यों लिया? राज्यसभा की विशेष शक्ति आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 विशेष शक्ति। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्यसभा की। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, तो स्वतः ही लोकसभा को अधिक शक्तियाँ मिल जाती है। तो क्या राज्यसभा को बिल्कुल शक्तियाँ नहीं होती? क्या उसके अधिकारों की सीमा कम है? क्या ये कमज़ोर सदन है राज्यसभा? तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर बात करें विशेष शक्तियाँ, जो कि राज्यसभा को मिली हुई है, लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून या विधि बनाने की शक्ति दे सकती है संसद को। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून या विधि बनाने की शक्ति किसको दे सकती है? संसद को। संसद को दे सकती है शक्ति। राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधानसभाओं को या राज्यों को कानून बनाने या विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य की विधानसभाएं, हमारे देश के 28 राज्यों की विधानसभाओं को शक्ति प्राप्त है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की। लेकिन राज्यसभा, जिसमें राज्य के द्वारा ही राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को यहाँ शक्ति मिली होती है राज्यसभा में, या राज्यसभा को ये शक्ति मिली होती है कि वह ये जो ताकत है राज्य विधानसभाओं की राज्य सूची पे कानून बनाने की, वह किसको ट्रांसफर कर दे? संसद को। विधि बनाने की शक्ति संसद को ट्रांसफर कर सकती है राज्यसभा, जो कि उसकी विशेष शक्ति है। फिर बात करें आर्टिकल 312 की। दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह बात हो रही है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो है 3। कितनी है? 3 है। IAS, IPS और IFS।
अगर इनसे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, 3 से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, तो ये शक्ति राज्यसभा संसद को दे सकती है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे पूरे देश के लिए। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 312 और 249 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ये हुए राज्यसभा से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।